So welcome back guys. I hope you all are doing well, and from today onwards we are going to cover the oral examination questions. Okay, so and the subject which we are going to cover is statistical method, and in this particular video the unit which we are going to cover is what the unit 1, that is related to sampling. Okay, so without wasting our time, let's start the video. Okay, the first unit is statistical method. It's the name of the subject. So unit 1 is related to sampling, and here comes the first question. What is the meaning of sampling? अब sampling का मतलब क्या होता है? In very simple terms, sampling means it is a process or a technique which is used to obtain a sample from the set of population. मतलब क्या कि अगर हमारे पास एक पॉपुलेशन का सेट है और अगर हमने उसमें से एक सैंपल ड्रॉ किया, तो ये जो पूरी प्रोसेस है उसका नाम क्या है? सैम्पलिंग. ओके, और जो सैंपल रहता है it is denoted by small n and it is also called as subset of population. So keep the notations that sample is denoted by small n, size of sample. Okay, so the next question is give any two example for sampling. अब sampling के दो example, the first one is on the screen itself. क्या लिखा है? स्कूल रिकॉर्ड. देखो, स्कूल रिकॉर्ड इन द सेंस स्कूल के पास सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आता है एंड द रिकॉर्ड कंटेन्स नेम, डेट, नेम, कॉन्टैक्ट इन्फो, एड्रेस, आईडी, ब्लड ग्रुप, स्कॉलर नंबर एंड व्हाटएवर. ठीक है, अब ये क्या है? स्कूल रिकॉर्ड इज अ पॉपुलेशन का सेट एक है ना, बट हमें एक सैंपल बनाना है. तो हमने क्या किया? एक एट्रीब्यूट सेट कर दिया कि जिन जिनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है उन सबको एक अलग सेट में डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसीजर होगा उसको बोलते हैं सैम्पलिंग. एंड सेकेंड एग्जांपल यू कैन टेक इज लेट्स let's imagine that you have a set of population which contains 1 to 20 numbers. Okay, and you have to make a sample of only odd numbers between 1 to 20. ठीक है, तो आपने odd numbers का सेट ले लिया, बना लिया एग्जाम्पल. सो द प्रोसेस of making the sample from the set of population is considered as sampling, and these are the two examples you can give. And the next question what comes is define the term sample. वो sample क्या होता है? Sample is the subset of population and it is smaller set of data which is used by a researcher, or we can say a person, to select the larger population by using a predefined selection method. इन सिंपल वर्ड सैंपल क्या होता है? एक छोटा सा सबसेट होता है पॉपुलेशन का. ठीक है, जो हम यूज करते हैं कुछ एट्रीब्यूट्स उसमें सेट करके, जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया था कि पॉपुलेशन का सेट है 1 से लेकर 20 तक नंबर्स है और सैंपल ड्रॉ करना है हमें सिर्फ ऑड नंबर्स का. तो जो ऑड नंबर का जो सेट आएगा वो उसको बोलते हैं अपन सैंपल, और वो सैंपल जो आएगा वो सबसेट ऑफ पॉपुलेशन में आएगा. ठीक है, ये होता है अपना सैंपल. अब डिफाइन द टर्म पॉपुलेशन. पॉपुलेशन क्या होता है? द कंप्लीट डेटा ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन और एनी टेस्ट इज नोन एज पॉपुलेशन. मतलब जो स्कूल रिकॉर्ड देखा था हमने एग्जांपल, उसके अंदर जो डेटा, जो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टूडेंट्स, वट एवर द कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, एड्रेस, वट एवर, तो वो जो पूरा डेटा था उसको बोलते हैं अपन पॉपुलेशन. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the full form of SRSWR? तो SRSWR का फुल फॉर्म है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट. अब ये क्या होता है? आई विल डिस्कस इन द फर्दर क्वेश्चंस. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल SRSWOR का फुल फॉर्म क्या होगा? ठीक है, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट. ओके, ओ आ गया मतलब विदाउट. सिंपल ट्रिक है इसको याद करने की कि wherever O comes, इसका मतलब क्या है? विदाउट. ओके, सो व्हाट्स द नेक्स्ट? ओके, ये आ गया क्वेश्चन. डिफाइन द टर्म SRSWR विद एनी एग्जांपल. तो SRSWR क्या था? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट. अब सबसे इम्पोर्टेंट तो यही लिखा है इसमें, दिस सेंटेंस. क्या लिखा है कि इट इज द मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ n यूनिट from capital N unit one by one such that at each stage of selection the probability of choosing each sample is equal. अब इसका मतलब क्या होगा? देखो फॉर एग्जांपल कि
हमारे पास एक बकेट है, ओके, और उसमें हमारे पास 10 बॉल्स हमने उस बकेट में रखी है। अब मुझे एक रैंडमली मैंने एक बॉल पिक की, ठीक है, उसका कलर मैंने नोट किया और वापस से उसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ये क्या वापस से रिप्लेस करा, इसका मतलब क्या, वापस से उसको बकेट के अंदर डाल दिया। तो वापस से अगर मैं एक रैंडम बॉल निकालूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 10 बॉल्स तो पहले से थी, मैंने एक बॉल पिक की, वापस से बकेट में डाली, वापस से नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हुई बकेट में, 10। तो इसका मतलब क्या कि प्रोबेबिलिटी जितनी भी बॉल्स बची है उन सारे सैंपल में उन सबको चूज करने की इक्वल है। ठीक है, कि बकेट के अंदर अगर 10 बॉल्स है तो उन 10 में से कोई से भी बॉल मैं चूज कर सकता हूँ रैंडमली, उन सब को चूज होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में, ओके। और एक दूसरा एग्जांपल भी है इसमें, पैक ऑफ 52 कार्ड्स की, 52 कार्ड्स का एक पैक है, उसमें से आप रैंडम कोई सा भी कार्ड ले लो, ठीक है, उसको वापस से कार्ड में रख दो, तो वापस से रैंडमली क्वेश्चन कार्ड लो, तो इससे क्या हो रहा है कि जो नंबर ऑफ कार्ड्स थे 52 वो सेम है। इसका मतलब क्या, जितने भी कार्ड्स को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है। ये होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है ना। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि एनी वन ऑफ द रिमेनिंग यूनिट any one of the remaining unit have the same chance of being selected, that is 1 by n। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वही एग्जांपल लेते हैं अपन बकेट और बॉल वाला। ठीक है, बकेट है उसके अंदर 10 बॉल्स है, अब मैंने रैंडमली बॉल पिक की, अब इसमें विदाउट रिप्लेसमेंट है। अब विदाउट रिप्लेसमेंट इन द सेंस मैंने वो बॉल ली और साइड में रख दी, बकेट के अंदर मैं रिप्लेस नहीं करूंगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ बॉल्स लेफ्ट इन द बकेट कितनी, 9। अब मैंने वापस से एक रैंडम बॉल ली और उसको साइड में रख दिया, अब क्या, नंबर ऑफ बॉल्स लेफ्ट इन द बकेट इज 8। वापस से मैंने रैंडमली ली बॉल, उसको भी साइड में रख दिया। अब इसका मतलब क्या होती है, जो प्रोबेबिलिटी थी पहले 10 बॉल्स थी तो सबकी चूज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/10। फिर जैसे ही एक बॉल हमने हटाई सबके चूज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/9। फिर एक बॉल और हटाई, फिर हमने प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/8। इसका मतलब क्या, द प्रोबेबिलिटी इज डिक्रीजिंग बाय 1/n-1 टाइम्स। ओके, इसका मतलब ये होता है कि विदाउट रिप्लेसमेंट में हमने हमें वो बॉल को वो सेट में, वो पॉपुलेशन के सेट में वापस नहीं लाना है ना। 52 कार्ड्स है, 52 कार्ड्स में से हमने एक रैंडम कार्ड निकाला, उसको साइड में रख दिया। अब नंबर ऑफ कार्ड्स कितने बचे, 51। वापस से एक रैंडम निकाला हमने, उसको साइड में रखा, नंबर ऑफ कार्ड्स कितने बचे, 50। ठीक है, दिस इज व्हाट सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैम्पलिंग एरर। अब सैम्पलिंग एरर बहुत सिंपल है कि अगर कुछ भी एरर होगी सैंपल में हमारे, इट इज कंसिडर्ड एज अ सैम्पलिंग एरर इन अ वेरी सिंपलेस्ट टर्म। ठीक है, सैंपल बनाने को पॉपुलेशन का सेट है और हम एक सैंपल है हमारे पास, लेकिन वो सैंपल ऐसा है कि उसमें कुछ एरर्स है, एरर्स इन द सेंस कि वो पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, या जो पॉपुलेशन के अंदर जो डेटा है वो सैंपल के अंदर है ही नहीं। ठीक है, दिस ऐसी एरर मतलब जो भी एरर सैंपल के अंदर होगी इट इज कंसिडर्ड एज अ सैम्पलिंग एरर, नाम से समझ आता है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर। नॉन सैम्पलिंग एरर मतलब क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉपुलेशन का सेट है 1 से लेकर 10 तक हमारे पास, और मैंने किसी को दिया है कि एक टास्क कि आप सैंपल बनाओ सिर्फ इवन नंबर्स का, है ना। तो उसने क्या किया, 2, 4, 6 और 8 ही लिया और 10 को इंक्लूड नहीं करा उसने। तो क्या होगा, एक उसने ऑब्जर्वेशन में गलती की है, एक ह्यूमन एरर है। ठीक है, नॉन सैम्पलिंग एरर, इट अराइज एट द स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। ठीक है, ये दिख रहा है ना, इसका मतलब ये होता है कि एक ह्यूमन एरर बोल सकते हैं, और अराइज एट द स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड प्रोसेसिंग द डेटा। इस टाइप की एरर्स को क्या बोलते हैं, नॉन सैम्पलिंग एरर बोलते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इज define the term standard error। ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड इज, अब यार ये कौन सी एरर है, हमने तो सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग पढ़ ली, अब स्टैंडर्ड एरर कौन सी एरर आ गई।
ठीक है, तो स्टैंडर्ड एरर एक कोई एरर नहीं होती है, इट इज अ मेजरमेंट। क्या मेजरमेंट किस चीज का? इट मेजर्स द एक्यूरेसी विथ विच अ सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ पॉपुलेशन बाय यूजिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैंने क्या बोला कि स्टैंडर्ड एरर मतलब क्या है कि हमने एक सैंपल बनाया पॉपुलेशन के सेट से। अब वो सैंपल कितना एक्यूरेट है, कितना प्रिसाइज है, कितना अच्छे से वो पॉपुलेशन के सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसको मेजर कौन करता है? स्टैंडर्ड एरर मेजर करती है ना। और स्टैंडर्ड एरर को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, डेविएशन मतलब क्या हो रहा है, वही होता है ना डेविएशन का। अगर हम देखें मीनिंग इंग्लिश में, तो डेविएशन मतलब है कितना डेविएट हो रही है वैल्यू। ठीक है, तो इसलिए ये होता है स्टैंडर्ड एरर, मेजरमेंट ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन with which a sample is drawn to represent the set of population by using standard deviation. Okay, so the next question is, what is the definition of sampling distribution of sample mean? इसका मतलब क्या होता है? वह इसको अपन समझते हैं ऐसे। देखो, लेट अस assume that मेरे पास एक पॉपुलेशन का सेट है जिसमें मेरे पास नंबर्स है 1 से लेकर 20 तक। अब मैंने क्या किया, एक सैंपल बनाया मैंने S1। अब मुझे साइज चाहिए सैंपल का 5, है ना। अब मैंने 1 से लेकर 20 तक कोई से भी रैंडम नंबर मैंने अपने सैंपल में इंक्लूड कर दिए। S1 ले लिया मैंने, S2 ले लिया, फिर से कुछ 20 रैंडम नंबर। ओके, ये S2 हो गया, और S3 भी ले लिया मैंने ऐसे ही। ओके, तो अब इसका मतलब हुआ कि इसको डेफिनेशन जो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन की, इसका मतलब क्या कि एक पॉपुलेशन का सेट है हमारे पास, उससे हमने अलग अलग सैंपल ड्रॉ किए उस पॉपुलेशन के सेट को यूज करके। तो अगर हम इस S1 का मीन निकालेंगे, S1 का मीन क्या होगा? x1 बार। तो मीन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? x बार से, अगर सैंपल का हो तो, और पॉपुलेशन का हो तो म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको याद रखना। तो S1 का क्या होगा? म्यू1 बार। S2 का क्या होगा? म्यू2 बार। और S3 का क्या होगा? सॉरी, S1 का होगा x1, और S2 का x2 बार, और S3 का x3 बार। इन तीनों का मीन अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये किसके इक्वल आएगा? पॉपुलेशन मीन के इक्वल आएगा। ये डेफिनेशन लिखी है। इफ रिपीटेड रैंडम सैंपल्स, देखो ये रिपीटेड है, रैंडम है, और सैंपल्स है। इफ रिपीटेड रैंडम सैंपल्स ऑफ अ गिवन साइज n, गिवन साइज n क्या लिया है? 5, गिवन साइज n आर टेकन फ्रॉम पॉपुलेशन ऑफ वैल्यूज। अब पॉपुलेशन से लिया है हमने 1 से लेकर 20 तक, है ना। तो फिर क्या लिखा है? वेयर द पॉपुलेशन मीन इज म्यू। अगर पॉपुलेशन का मीन म्यू है, then the mean of all samples, mean of S1, S2, S3 is equal to population mean mu। ठीक है, is equal to population mean mu। इसका मतलब ये होता है, आई होप कि समझ आया होगा कि क्या मतलब होता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन का, है ना। सो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हेन वी ड्रॉ अ सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन, व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टी इन इट? तो प्रॉपर्टी क्या होगी यार? सिंपल है कि साइज ऑफ सैंपल शुड बी लेस देन और इक्वल टू साइज ऑफ पॉपुलेशन। कैसे? देखो, अब पॉपुलेशन का सेट है हमारे पास, उसमें हमारे पास अगर एज्यूम करो 10 डेटा है। ओके, 10 डेटा है हमारे पास, और सैंपल हमने ड्रॉ किया, उसमें 12 डेटा आ गए। तो इज इट पॉसिबल कि सैंपल क्या होता है? सबसेट होता है ना पॉपुलेशन का। अब इसमें तो उल्टा ही हो गया कि पॉपुलेशन ही बन गया सबसेट सैंपल का, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है वो याद रखना कि साइज ऑफ सैंपल इज लेस देन और इक्वल टू साइज ऑफ पॉपुलेशन। लेट्स जंप टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो ये मैंने बता दिया था, एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि इट इज द मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ sample comprising of n number of sampling unit out of the population having n number of sampling unit such that every sampling unit has a equal chance of being chosen। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल बताया था ना, बकेट और बॉल वाला, बस वही डेफिनेशन लिखी है।
ठीक है। अब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक? तो स्टैटिक मतलब क्या है? स्टैटिक मीन्स द मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैंपल। इस सैंपल की जो भी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक होगी उसको बोलते हैं अपन स्टैटिक। सो डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन स्टैटिक एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। स्टैटिस्टिक और स्टैटिस्टिक्स ऐसा आ गया, मतलब ये सब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या होता है? स्टेटस, पॉलिटिकल स्टेट, है ना। और स्टैटिस्टिक मतलब क्या? मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैंपल। अब सैंपल बनाया था हमने, उसका मीन था, उसका भी वेरिएंस, उसका भी स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो यह था स्टैटिक, स्टैटिस्टिक सॉरी, है ना। और क्या था अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरामीटर? अब पैरामीटर क्या होता है? द मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक को बोलते हैं पैरामीटर, और सैंपल की मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक को बोलते हैं स्टैटिस्टिक। ओके। वैसे ही पॉपुलेशन का भी मीन होगा, वेरिएंस होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। ओके। अब क्या है, डिफाइन द टर्म डेटा। अब डेटा क्या होता है यार? डेटा is a collection of set which gives the information about a particular attribute or particular topic or particular property। मतलब देखा था ना हमने डेटा कि जो पॉपुलेशन के सेट है वो है क्या? एक्चुअली वो एक डेटा है ना। डेटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब स्कूल रिकॉर्ड देखा था हमने एग्जांपल, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड क्या? एक डेटा है ना। वो क्या देता है? इंफॉर्मेशन बताता है हमें किसके? स्टूडेंट के बारे में। ठीक है, तो ये होता है डेटा का मतलब। The next question is, what is the difference between unorganized and organized data? देखो एग्जाम्पल से बताते हैं इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, I have given a task to write the numbers from 1 to 10 to 2 students। तो ए स्टूडेंट ने टास्क कंप्लीट किया, उसने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और सेकंड स्टूडेंट ने लिखा 1 5 7 9 10 5 4 3 2। ठीक है, अब दोनों में आंसर सही है, लेकिन जो फर्स्ट वाले ने लिखा हाउ इट इज ऑर्गेनाइज्ड, और जो सेकंड वाले ने कैसे लिखा? इट इज अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। ओके। और इसमें भी लिखा है कि रॉ डेटा इज आल्सो अनऑर्गेनाइज्ड डेटा बिकॉज इट इज रैंडम। मतलब अनऑर्गेनाइज्ड मतलब कैसा? इट इज रैंडम ना। ओके। तो फिर आगे बढ़ते हैं, बस यही होता है कि ऑर्गेनाइज्ड क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड क्या होता है। ऑर्गेनाइज को ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। ओके। So the next question is explain invariance statistics। देखो invariance statistics मतलब क्या? कि ये हमें इंफॉर्मेशन देता है किसकी? सैंपल की। कि अगर हमने एक सैंपल बनाया तो उस सैंपल से हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, वो सैंपल हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ओके। सो invariance statistics, it is a process of drawing the conclusion about the sample, what the information which we are getting from the sample. Okay, what conclusion the sample is providing us, it is termed as invariance statistics। अब क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सेंसस? अब सेंसस क्या होता है कि एक सर्वे होता है, ऑफिशियल्स लेती स्पेशली फॉर पॉपुलेशन। मतलब क्या कि अब अभी तो गूगल है, तो गूगल इज ऑल्सो अ मशीन, इट इज रन बाय ह्यूमंस। ठीक है ना, गूगल को पहले से कुछ नहीं पता है, जो भी इंफॉर्मेशन फीड करते हैं वो कौन करता है? ह्यूमंस। अब ह्यूमंस के पास डेटा कैसे है? फॉर एग्जांपल कि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, गूगल को तो पहले से पता नहीं था कितनी है। ऑब्वियस सी बात है, हमने कैलकुलेट की है ना। तो जो पॉपुलेशन को कैलकुलेट करते हैं ना, जैसे आपके घर में भी आए होंगे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो कि इंफॉर्मेशन देते हैं कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, हाउ मेनी मेल्स, हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर, हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर। ओके, हाउ मेनी टीनेजर्स आर देयर, वगैरह वगैरह। तो ये क्या रहता है? एक डेटा है, ये पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने की करते हैं ये ऑफिशियल्स। ठीक है, तो सेंसस वही होता है। So the next question is, how many type of data in statistics? So two types of data, primary and secondary। अब ये दोनों क्या होते हैं आगे डिस्कस करते हैं। डिफाइन द टर्म प्राइमरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा एक ऐसा डेटा होता है जिसको हम डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या कि जैसे मैंने सेंसस का एग्जांपल बताया कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल रहते हैं वो डायरेक्टली आपके घर आके डेटा को कलेक्ट करते हैं, उनके पास पहले पहले से कोई रिकॉर्ड नहीं है, है ना। कुछ भी एक्सपेरिमेंट जैसे हम करते हैं
तो एक्सपेरिमेंट हम करते तो डायरेक्ट करते हैं ना, पहले से हमारे पास एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं है। ओके, और इसकी डेफिनेशन क्या होगी? प्राइमरी डेटा इज अ टाइप ऑफ डेटा that is collected by researchers or any person directly from main source. Okay, अब थ्रू इंटरव्यू, सर्वेस और एक्सपेरिमेंट, तो कहीं से भी कर सकते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट कलेक्ट होना चाहिए डेटा। फिर क्या है नेक्स्ट? सेकेंडरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा कौन सा डेटा होता है? विच इज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड एंड वी आर यूजिंग फॉर आवर ओन कन्वीनियंस, फॉर आवर ओन बेनिफिट। मतलब क्या कि जैसे गूगल है, तो गूगल में डेटा पहले से ही है, वी आर यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन फॉर आवर ओन पर्पस। ठीक है, गूगल को डायरेक्टली जिसने फीड किया होगा उसके लिए प्राइमरी, लेकिन हम उसको यूज कर रहे हैं क्योंकि वो डेटा पहले से है। तो हम जो डेटा पहले से है उसको अगर हम यूज करेंगे तो उसको कैसे, उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी डेटा। जैसे कि बुक है, बुक के अंदर भी पहले से सारी इंफॉर्मेशन है, हम उसको यूज कर रहे हैं, तो वो कैसा हुआ? सेकेंडरी डेटा, है ना। अब क्या है? a population contain n items and all possible sample of size n are selected without replacement। देखना, ये विदाउट रिप्लेसमेंट वाला है ना, इसको याद रखना कि विदाउट रिप्लेसमेंट में कौन सा फॉर्मूला होता है। सो विदाउट रिप्लेसमेंट द पॉसिबल नंबर ऑफ सैंपल्स विल बी NCN, द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूला। एन मतलब क्या? कैपिटल एन मतलब अपना साइज ऑफ पॉपुलेशन, और स्मॉल एन मतलब साइज ऑफ सैंपल। ठीक है, ये विदाउट रिप्लेसमेंट वाली कंडीशन में फॉर्मूला यूज हो। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अच्छा, ये न्यूमेरिकली आ गया। इफ पॉपुलेशन साइज इज 7 एंड sample size is 3, then by simple random sampling without replacement, how many numbers of possible samples will be? तो NCN फॉर्मूला हमने यूज किया डायरेक्ट, एन की टर्म 7 से 3। अब इसको सॉल्व करते तो आता है ये 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। इतना तो आता ही है सबको, है ना। तो कितने 35 सैंपल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सपोज अ पॉपुलेशन हैज n आइटम्स एंड n आइटम्स आर सिलेक्टेड विथ रिप्लेसमेंट, नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स विल बी n टू द पावर n। अब ये n टू द पावर n कैसे आया? लेट मी एक्सप्लेन दैट। n टू द पावर n आया कहाँ से? देखो, हमारे पास मान लेते हैं कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में विद रिप्लेसमेंट में पहले क्या होता है कि हम एक एक करके सैंपल लेते हैं और उसको वापस से रिप्लेस कर देते हैं, है ना। तो NC1, ये देखो पहले, NC1 मतलब साइज ऑफ पॉपुलेशन n, C, और एक वन एट अ टाइम हम लेते हैं। ऐसे कितने सैंपल्स है हमारे पास? ऐसे हमारे पास है स्मॉल n सैंपल्स है, SAMP सैंपल है ना। तो मैंने पहले इतने बार लिया, NC1 लिया, फिर वापस से NC1 ले लिया, फिर वापस से NC1 लिया। ओके, तो मतलब कितनी टाइम्स मैंने NC1 को कैलकुलेट किया? n टाइम्स, है ना। NC1 इंटू NC1 इंटू NC1 n टाइम्स। तो इसको क्या हो गया कि NC1 टू द पावर 2, सॉरी NC1 टू द पावर n, NC1 टू द पावर n हो गई, है ना। अब NC1 टू द पावर n क्या होगी? NC1 क्या होगा? इसका सिंपल आंसर आता है n, और इसकी पावर क्या होगी? n। तो दिस इज हाउ द फॉर्मूला इज डिराइव्ड। एक बार वो देखते हैं अपन कि हमारे पास n, कैपिटल N इतने पॉपुलेशन का साइज है, और हमारे पास n सैंपल है, और हमने वन एट अ टाइम सारे सैंपल्स को, मतलब एक एक सैंपल को रैंडमली चूज किया। तो कितनी बार करना पड़ेगा हमें? जैसे अगर 10 सैंपल हमें करना है तो NC1 10 टाइम्स होता, ठीक है। 20 टाइम्स रहता तो NC1 20 टाइम्स होता। अब n टाइम्स है तो NC1 n टाइम्स, कितने सैंपल होंगे? ठीक है। फिर NC1 की पावर n कर दी, क्यों? कितने कितने टाइम्स है? n टाइम्स है। तो NC1 टू द पावर n, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? n टू द पावर n। ठीक है, ये पता होगा ना, NC1 तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी हो गई कॉम्बिनेशन की। सो दिस इज हाउ द फॉर्मूला इज डिराइव्ड। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? इफ पॉपुलेशन साइज इज 8 एंड सैंपल साइज इज 5, देन बाय सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ, ये देखो विथ वाली कंडीशन है ना,
with replacement, how many number of possible samples will be? So n to the power n, a to the power 5, that is 3, 2, 7, 6, 8 samples we can draw from the size of 8 and sample size 5. Okay, so the next क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अब ये क्या होता है कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास हेट्रोजीनियस डेटा हो। हेट्रोजीनियस मतलब क्या, कि जो पॉपुलेशन के सेट में अलग अलग डेटा है, तब हम उसको यूज करेंगे। और इसमें मेथड क्या होती है कि हम पॉपुलेशन के सेट को अलग अलग सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और उसका नाम देते हैं हम क्या, स्ट्रेटा। तो समझ नहीं आया होगा आई थिंक सो। एक एग्जांपल से लेते हैं अपन। जैसे मेरे पास एक वो है पॉपुलेशन का सेट। अब इसके अंदर मैं डेटा ले लेता हूँ कि मेरे पास डेटा है फ्रूट्स का और फूड्स का। तो फ्रूट्स का ले लेते हैं हम, जो भी जितने भी फ्रूट्स हैं। अब जितने भी फ्रूट्स हैं तो n नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं। ठीक है, ये फ्रूट्स का डेटा है मेरे पास, मतलब 10 फ्रूट्स हैं। और एक फूड्स का भी ले लेता हूँ मैं इसी में। फूड्स कौन कौन से आएंगे इसमें, पिज्ज़ा, बर्गर, एनीथिंग यू लाइक, जो भी है जस्ट इंक्लूड दैट। ऐसे भी ये 10 वो है हमारे पास पॉपुलेशन के सेट में। अब देखो ये हेट्रोजीनियस डेटा है, क्यों, फ्रूट्स एक अलग कैटेगरी है और जो फूड है वो एक अलग कैटेगरी है। तो ऐसे सिचुएशन में ये करना है, हमें पॉपुलेशन का सेट को डिवाइड करना है। कैसे, कि जो पहली कैटेगरी है फ्रूट्स वाली, उसको अपन अलग लिख देते हैं, है ना। उसको अपन अलग लिख देते हैं, P1 नाम दे दिया उसको, और P2 नाम दे दिया हमने फ्रूट्स वाले को। ठीक है, अब सब में लिख रहा हूँ मैं, डैश डैश कर दिया। यहाँ भी डैश डैश जितने भी हैं सैंपल में, सॉरी पॉपुलेशन में, वो इंक्लूड कर लेना इसमें। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अब मैंने क्या करा, पॉपुलेशन के सेट को दो सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। और ये दो सब ग्रुप्स P1 और P2 को क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रेटा। ये लिखा है यहाँ स्ट्रेटा, है ना। और अब कैसे, अब सैंपल ड्रॉ करूंगा मैं। सैंपल कैसे ड्रॉ करूंगा, कि P1 में से मैं कुछ डेटा लूंगा। जैसे P1 में से ले लिया मैंने एप्पल, और फिर P2 में से मैं कुछ डेटा लूंगा। ठीक है, ऐसे सैंपल बनाऊंगा। तो इससे क्या होगा ना, कि सैंपल के अंदर जो है दोनों प्रॉपर्टीज P1 और P2 की सेटिस्फाई हो गई पॉपुलेशन की, है ना। अब मान लो मैं P1 और P2 नहीं बनाता और सैंपल बनाता डायरेक्ट, तो क्या होता, तो मे बी ये पॉसिबिलिटी है कि जो भी सैंपल बनाता मैं उसके अंदर सिर्फ ये वाली कैटेगरीज आती, या ये वाली कैटेगरीज आती सेकंड वाली। ठीक है, तो दोनों कैटेगरीज नहीं आ पाती। इसलिए हमने क्या किया कि पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया दो स्ट्रेटास में, और उससे सैंपल हमने बनाया। तो ये जो पूरी मेथड होती है इसका नाम है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटा। अब स्ट्रेटा रेफर्स टू अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, अब ये पॉपुलेशन का है, P1 क्या होगा, P1 जो है एक स्ट्रेटा है, और P2 क्या है, ये भी एक स्ट्रेटा है ना? तो ये होता है स्ट्रेटा। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटम क्या होगा, इंडिविजुअल यूनिट इन स्ट्रेटा इज कॉल्ड स्ट्रेटा। इसका मतलब क्या कि जैसे P1 एक स्ट्रेटा है, तो बनाना जो है एक स्ट्रेटम होगा इसका, ऑरेंज एक स्ट्रेटम होगा, एप्पल एक स्ट्रेटम होगा। वैसे ही P2 अगर एक स्ट्रेटा है, तो पिज्जा क्या होगा, इसका एक स्ट्रेटम होगा, है ना। तो यहाँ हमने 30 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं सारे। ओके, सो अगर किसी को कुछ भी डाउट हो, सो डेफिनेटली यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 1। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।